नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे पुरातात्विक खजाने की, एक ऐसी जगह जो अपने अंदर इतिहास की ना जाने कितनी परतों को समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैराट सभ्यता की। क्या कभी ये सोचा है कि भला कोई एक जगह इतने सारे अलग-अलग युगों की कहानी कैसे सुना सकती है? मतलब एक ही जगह पर आपको प्रागैतिहासिक काल की शैलचित्र भी मिले और वहीं पर भव्य मुगल साम्राज्य के निशान भी। है ना कमाल की बात? तो इसका जवाब मिलता है हमें राजस्थान के बैराठ में। तो ये बैराठ है क्या? देखिए, प्राचीन काल में इसे विराटनगर के नाम से जाना जाता था। ये राजस्थान में बाणगंगा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। हजारों सालों तक ये एक राजधानी रही, एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा और एक मजबूत आर्थिक गढ़ भी। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम एक तरह से पुरातात्विक खुदाई करने वाले हैं। इस जगह के इतिहास की परतों को एक एक करके हटाएंगे और देखेंगे कि जमीन के नीचे आखिर क्या-क्या राज दफन हैं। तो हमारा सफर कहाँ से शुरू होगा? हम सबसे पहले जाएंगे प्रागैतिहासिक काल में। फिर वहां से होते हुए महाकाव्यों के युग, मौर्यों के स्वर्ण युग को देखेंगे और फिर उसके बाद के दौर से गुजरते हुए आखिर में मुगल काल तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से, सबसे गहरी, सबसे पुरानी परत से, उस जमाने से जब यहाँ मानव सभ्यता की पहली पहली आहटें सुनाई दी थीं। यहाँ पता है क्या मिला है? पाषाण युग के हथियारों का एक पूरा कारखाना, साथ ही छोटे छोटे पत्थर के औजार भी, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, जो उस जमाने में शिकार के काम आते थे। लेकिन सबसे कमाल की चीज है यहाँ की लाल रंग की शैल चित्रकलाएं, मतलब चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स, जिनमें हाथी, हिरण, भालू जैसे जानवर बने हैं। और इसीलिए बैराठ को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। कितना सही नाम है ना? और फिर कहानी में आता है एक और मोड़, महाभारत का कनेक्शन। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि यही वो प्राचीन विराटनगर है, मत्स्य साम्राज्य की राजधानी, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आखिरी साल गुजारा था। तो देखिए, ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं से भी कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब जरा ऊपर आते हैं और बैराठ के इतिहास की शायद सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण परत पर पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य का राज था और बैराठ सम्राट अशोक के लिए एक बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया था। ये इसका स्वर्ण युग था। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चला? इसका श्रेय जाता है उन खोजों को जिन्होंने इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ा। 1837 में कैप्टन बर्ड की एक बड़ी खोज से कहानी शुरू हुई और ये सिलसिला 1999 में एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के मिलने तक चला। पुरातत्वविदों ने धीरे धीरे इस पूरी कहानी को हमारे सामने रखा। तो खुदाई में क्या क्या मिला? एक गोलाकार बौद्ध मंदिर जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से जुड़ा था, एक स्तूप मिला, एक मठ मिला, और सुनिए, एक सोने की मंजूषा जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। सोचिए, कितना बड़ा डिस्कवरी है ये। और इन सब पर मोहर लगाती हैं वो ईंटें जिन पर अशोक की ब्राह्मी लिपि खुदी हुई है। एकदम पक्का सबूत। और जो भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था, वो तो इस दौर का सबसे बड़ा सबूत है। उस पर सम्राट अशोक ने साफ साफ पूरी शक्ति के साथ अपनी आस्था की घोषणा की है। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, उनमें उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। एकदम सीधा संदेश। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इसी शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है। ये एक बहुत ही रेयर टाइटल है जो आसानी से नहीं मिलता। ये उपाधि सीधे सीधे सम्राट को इस जगह और इस आदेश से जोड़ती है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो मौर्य साम्राज्य तो ढल गया, पर उसके बाद बैराठ का क्या हुआ? कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इतिहास की अगली परत में चलते हैं। एक ऐसी परत जहां सिक्के, आक्रमण और एक नया साम्राज्य अपनी कहानी सुनाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 36। पुरातत्वविदों को यहाँ एक ही जगह से 36 चांदी के दुर्लभ सिक्के मिले। अब सुनने में ये संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। ये कहानी है सत्ता के बदलते हाथों की। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। उन 36 सिक्कों में से सिर्फ 8 ही पंचमार्क वाले पुराने सिक्के थे, लेकिन 28 सिक्के, सोचिए, 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के थे, और उनमें से भी 16 तो अकेले राजा मिनेंडर के। तो ये सिक्के क्या बताते हैं?
ये चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि मौर्यों के बाद यहाँ यूनानी प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इतने यूनानी प्रभाव के बाद भी बौद्ध धर्म की विरासत यहाँ से मिटी नहीं, वो कायम रही। इसका सबूत ये है कि सदियों बाद जब 634 ईस्वी में मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए तो उन्होंने लिखा कि यहाँ 8 बौद्ध मठ थे। मतलब ये जगह तब भी एक बड़ा धार्मिक केंद्र बनी हुई थी। लेकिन फिर एक भयानक मोड़ आया। इस फलते फूलते केंद्र का अंत बहुत ही हिंसक हुआ। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास हूण शासक मेहरकुल ने इसे तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पर बैराट की कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। सदियों का सन्नाटा टूटा और मुगल सम्राटों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में इस जगह को एक नई पहचान मिली। इस बार इसे एक शाही टकसाल बनाया गया, जहां तांबे के सिक्के ढाले जाते थे और उन पर बैराट का नाम लिखा होता था। तो हमने पाषाण युग से लेकर मुगल काल तक का सफर तय कर लिया। इन सभी परतों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि बैराट की असली विरासत क्या है, ये हमें सिखाता क्या है। देखिए, बैराट की असली विरासत इसकी परतों में ही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ पाषाण युग से लेकर मुगल काल तक लगातार इंसान बसते रहे। ये अशोक के समय में बौद्ध धर्म कैसे फैला, इसे समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह है। और फिर यहाँ मिली रहस्यमयी शंखलिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। साथ में मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, ये सब मिलकर इसे पुरातत्व का एक अनमोल खजाना बनाते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बैराट सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है। ये भारत के प्राचीन इतिहास और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद गौरवशाली अध्याय है। एक ऐसी किताब जो परत दर परत हमें अपनी कहानी सुनाती है। लेकिन ये पूरी पड़ताल एक सवाल पर आकर खत्म होती है। बैराट की मिट्टी में अभी और न जाने कौन कौन सी कहानियां दफन हैं, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।